हेलो दोस्तों, जागरण जोश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके जवाब और उनसे जुड़े हुए क्या कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या है? और सही जवाब है ऑप्शन बी 148 या 140वां। देखिए, कुल देशों के बीच जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है या रिपोर्टर्स सैंस बॉर्डर, ये दोनों ही इसका नाम दिया गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या रिपोर्टर्स सैंस बॉर्डर्स ये एक रैंकिंग निकालती है किसके लिए? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के लिए, कि पूरे दुनिया में जो भी देश हैं उनके यहाँ प्रेस को कितनी फ्रीडम दी गई है उसके ऊपर ये रैंकिंग निकालती है। और उस रैंकिंग में जो इस बार कुल उन्होंने 180 देशों की रैंकिंग की, यानी 180 देशों में ये स्टडी की गई और उसके बाद भारत को जो पोजीशन मिला है वो मिला है 140वां, जो कि पिछले साल से और ये 2 पायदान नीचे गिर गया। यानी पिछले साल जो इसका पोजीशन था वो था 138, जो कि अब नीचे गिर के 140 हो गया। अगर टॉप पोजीशन की बात करें जो नंबर 1 पे है, जहाँ पे प्रेस फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे है नॉर्वे नंबर 1 पे है। और उसके बाद वहीं की सेकेंड कंट्री है उसी लोकेशन की, अगर हम देखें तो वो है फिनलैंड। तो ऐसे करके ही सारी कंट्रीज़ हैं जो अगर आप यूरोपियन कंट्रीज देखें तो वहाँ पे जो प्रेस की फ्रीडम है वो थोड़ी ज़्यादा है, बजाय आप हम कहीं पे और जाएं, या तो अफ्रीका में जाएं, एशिया में जाएं, मिडिल ईस्ट में जाएं, तो वहाँ पर फिलहाल भारत को जो पोजीशन मिला है वो 140 मिला है। इसे हिंदी में आप विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 भी कह सकते हैं। देखिए, ये जो रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर हैं वो पेरिस में स्थित है, यानी पेरिस में इनका हेडक्वार्टर है। और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो दुनिया भर के पत्रकारों पर हमला का जो जितने हमले होते हैं, उनके ऊपर अटैक होते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और उनका मुकाबला करने के लिए काम करते हैं। यानी कैसे प्रेस का फ्रीडम बढ़ाया जाए उसके लिए लोग काम करते हैं। 2009 के सूचकांक में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने पाया कि पत्रकारों के खिलाफ घृणा हिंसा में बदल गई है, जिससे दुनिया भर में डर बढ़ा है। और अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो उन्होंने एक फाइंडिंग बताई कि पिछले साल भारत में 6 से ज़्यादा जर्नलिस्ट या पत्रकारों की हत्या हो गई, जो किसी न किसी तरह का उनका जो फ्रीडम है उसके ऊपर एक हनन है, उनके अधिकारों का हनन है, और इसीलिए उनका जो स्थान है भारत का वो इस रैंकिंग में कम हो गया है। आज का दूसरा सवाल, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी FRS के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताएं। और सही जवाब है ऑप्शन सी गगनदीप कांग। गगनदीप कांग 358 वर्षों का जो ये फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी का इतिहास है उसमें चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं। यानी भारत की तरफ से ऐसे मेल तो काफ़ी इस सोसाइटी में चुने गए थे, लेकिन बीइंग अ वुमेन शी इज़ द वन। गगनदीप कांग पहली महिला है जिन्हें इस सोसाइटी फेलोज का मेंबर बनाया गया, ये अवार्ड दिया गया। ये एक तरह का अवार्ड है जो कि 1663 में स्थापित किया गया था, और यह फेलोशिप व्यक्तियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है जिसे लंदन के रॉयल सोसाइटी द्वारा गणित, इंजीनियरिंग, विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान सहित प्राकृतिक ज्ञान के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले को दिया जाता है। अब देखिए, ये सारे तो हैं जिसके लिए दिया जाता है, तो फिर गगनदीप कांग को किस चीज के लिए मिला? देखिए, कांग ने राष्ट्रीय रोटा वायरस और टाइफाइड निगरानी नेटवर्क का निर्माण किया। ये एक इम्पोर्टेंट है और जिसके लिए इन्हें ये एक फेलोशिप के लिए इन्हें चुना गया। टीके के परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाओं की भी स्थापना की। डॉक्टर गगनदीप के अलावा 2019 के फेलोशिप के लिए मुंबई में जन्मे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर यूसुफ हामिद को भी मानद फेलो के रूप में चुना गया। तो भारत से ये दोनों का आप कह सकते हैं जो भारतीय मूल के हैं, जिसमें गगनदीप कांग फर्स्ट वीमेन है। तो ये एक हिस्ट्री इन्होंने बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस साल आने वाले आपके एग्जाम के लिए। इसका नोट्स आप लोग जरूर बनाएं। और अगला सवाल, हाल ही में संपन्न हुए भारत वियतनाम द्वारा नौसैनिक युद्धाभ्यास में भारत के किस समुद्री जहाज को शामिल किया गया था? और सही जवाब है INS कोलकाता। देखिए, INS कोलकाता को लेकर ही भारत और वियतनाम ने अपना जो एक सेकेंड ये इनका जो है नौसेना का युद्धाभ्यास हुआ था, जो कैमरन खाड़ी, जो कैमरन बे है वो वियतनाम में स्थित है। और वहीं पे इन दोनों नौसेनाओं ने, जो वियतनाम की पीपुल्स नेवी है और इंडियन नेवी ने, अपना जो है समुद्री अभ्यास खत्म किया। इससे पहले जो पहला अभ्यास हुआ था, पहला चैप्टर हुआ था वो कि
डा नांग में 21 से 26 मई 2018 तक आयोजित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस वाले जो युद्धाभ्यास हुआ था इंडियन नेवी और पीपल्स नेवी ऑफ वियतनाम, कौन से जहाज को यूज किया गया? तो INS कोलकाता। अगला सवाल, नासा के किस मिशन द्वारा पता लगाया गया कि शनि ग्रह के चांद टाइटन पर मीथेन की गहरी झीलें मौजूद हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैसिनी। कैसिनी है जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भेजा था, और उसके द्वारा जो डेटा जुटाए गए थे उसी की मदद से अब वैज्ञानिकों ने ये एक बात कंफर्म कर दी है कि अब जो चांद टाइटन है वहाँ पर मीथेन की 100 मीटर की छोटी छोटी गहरी झीलें वहाँ पे मौजूद है। अब अगर बात करें टाइटन की, ये जो हम कह रहे हैं चांद टाइटन, ये क्या है? टाइटन हमारे सौर मंडल जो सोलर सिस्टम है, धरती के अलावा दूसरा ऐसा खगोलीय पिंड है जिसकी सतह पर तरल मिलने की पुष्टि की गई है। यानी पृथ्वी पे ही तरल या लिक्विड मिली और या फिर अब टाइटन पे ही मिली है। टाइटन पर पृथ्वी की तरह एक हाइड्रोलॉजिक चक्र चलता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो होता है, जहाँ पे जो पानी समुद्र से वाष्प बन के ऊपर उड़ता है और फिर वहां से नीचे रेन वाटर बन के नीचे चले जाता है। वो हाइड्रोलॉजिक जो साइकिल होता है वो टाइटन पे भी स्थित है, लेकिन धरती पर यह पानी के साथ चलता है, जिसमें समुद्र से पानी वाष्पित होता है, बादल बनते, फिर बारिश हो जाती है। टाइटन पर यह चक्र मीथेन और इथेन के साथ पूरा होता है। अब देखिए, आप कहेंगे कि मीथेन और इथेन, तो अगर आप पृथ्वी का जो वायुमंडलीय दाब है या वायुमंडलीय जो टेम्परेचर है वहाँ पे ये लिक्विड नहीं है, इसे गैस माना जाता है कि ये जो है हाइड्रोकार्बनिक एक गैस है मीथेन और इथेन। लेकिन जब इसको आप किसी एक कंटेनर में उपयुक्त टेम्परेचर पे रखते हैं तो ये क्या बन जाती है? ये बन जाती है लिक्विड। अब क्या है, ये जो टाइटन जो ग्रह है, जो खगोलीय पिंड है, वहाँ पे टेम्परेचर ही ऐसा है कि वहाँ पे ये लिक्विड बन के वहाँ पे लिक्विड है, और जिसके कारण वहाँ पे छोटे छोटे इसके जो है झील से वहाँ पे देखे गए हैं, पाए गए हैं। अब कैसिनी की बात करें तो ये जो अंतरिक्ष यान कैसिनी है 2004 में ये शनि जो सैटर्न का जो एक पूरा सिस्टम है उसमें प्रवेश किया था, और वहाँ पे उस वातावरण जाने के बाद 2017 में इसका सफ़र ख़त्म हो गया था। और इसी अभियान के दौरान जो इन्होंने जो डेटा दिखाए तो उसी डेटा से अब ये रिपोर्टें आ रही है। उन्होंने 16 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र में फैली झीलों के डेटा जुटाए थे, और उसी डेटा के आधार पे अब वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की कि वहाँ पे 100 मीटर के छोटे छोटे से झील हैं वहाँ पे। और अब आज का अगला सवाल, हाल ही में किस स्थान पर रेजिलिएंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस नामक सम्मेलन का आयोजन किया गया? सही जवाब ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हाल ही में ये रेजिलिएंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस का सम्मेलन किया गया। इसका उद्देश्य है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना। ये RCEP को 2010 में लॉन्च किया गया था। रेजिलिएंट सिटीज शहरी लचीलापन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए वार्षिक वैश्विक मंच है, जहां संवादों को लागू करने के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें कार्यान्वयन योग्य समाधानों की पहचान करना और क्षेत्र में शहरों के लिए स्थायी प्रभाव पैदा करना इसका अंतिम लक्ष्य है। तो ये समझिए कि जो भी सिटीज़ जो बनाए गए हैं उनमें किस तरह से उन शहरों को फ्लेक्सिबल बनाया जाए, इकोसिस्टम वहाँ का स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्लाइमेट को जो है वहाँ पे जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूल माहौल पैदा किए जाएं जिससे कि ये कम हो। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके ऑब्जेक्टिव है रेजिलिएंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस या RCEP। अगला सवाल, किस देश ने परमाणु हथियारों के भंडार के मौजूदा संख्या का खुलासा करने की प्रथा को रोक दिया? और सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो 2010 से ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तब से इन्होंने ये एक प्रक्रिया शुरू की थी कि उनके पास जो भी परमाणु जो न्यूक्लियर आर्म है उनको वो पब्लिकली एक एक्नॉलेज करेंगे कि हमारे पास इतना ये परमाणु हथियार है। लेकिन जिसे अब ट्रंप प्रशासन ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अब इसे बिना किसी स्पष्टीकरण के इसे बंद कर दिया, इस एक्सरसाइज को। जो पिछला रिपोर्ट है जो 30 सितंबर 2017 तक US ने बताया था कि उसके पास 3822 परमाणु वॉरहेड हैं, जो 2016 से 196 कम है। यानी अगर आप 196 इसमें ऐड कर देंगे तो उतना 2016 में था, उन्होंने कम किया, अब 3822 उनके पास परमाणु वॉरहेड हैं, जो कि अभी भी विश्व में लगभग सबसे अधिक उनके पास पाए जाते हैं। और अब अगला सवाल, हाल ही में इनमें से कौन पुरुषों की 65 किग्रा फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गया है? और सही जवाब है ऑप्शन ए, बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया के हाल के प्रदर्शन को देखते हुए
जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, उन्होंने जो अभी रैंकिंग की उसमें ये 65 किलोग्राम वर्ग भार में जो है नंबर 1 पोजीशन पे वो पहुंच गए हैं, यानी टॉप पोजीशन पे पहुंच गए। इससे पहले भी वो टॉप पे पहुंचे थे पिछले साल, लेकिन उसके बाद वो हट गए थे, लेकिन फिर से इन्हें टॉप पोजीशन पे इनके जो परफॉर्मेंस है उनके बाद उससे नंबर 1 स्थान पे वो पहुंच गए हैं। उन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि राष्ट्रमंडल खेल है स्वर्ण पदक जीता था, और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था पिछले साल उसमें उन्होंने वो 2nd पोजीशन पे रहे थे और सिल्वर मेडल जीता था। पिछले महीने बुल्गारिया में डैन कोलोव निकोल पेट्रोव टूर्नामेंट में उन्होंने फिर से स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद जो है इनका जो टोटल नंबर्स थे रैंकिंग के लिए वो बहुत आगे बढ़ गए और अभी वो नंबर 1 खिलाड़ी पहलवान बन गए हैं। और आज का अंतिम और 8वां सवाल, किस देश के चांगी एयरपोर्ट पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे इंडोर वाटरफॉल को आम जनता के लिए खोल दिया गया? और सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंगापुर। सिंगापुर का जो ये एयरपोर्ट है, चांगी एयरपोर्ट, ये दुनिया का 7वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। लेकिन अगर इसके जो खूबसूरती को देखें तो ये अभी आप कह सकते हैं विश्व के टॉप 3 एयरपोर्ट्स में से ये आते हैं। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एक इंडोर वाटरफॉल है जो कि 131 फीट ऊंचा है, आम जनता के लिए खोल दिया गया। एयरपोर्ट के छत पे स्विमिंग पूल हैं, वहाँ पे 4 मंजिला गार्डन बनाए गए हैं, कई तरह के पौधे लगाए गए हैं। मिला जुला के देखें तो ये बहुत ही विशाल का एक पार्क की तरह इस एयरपोर्ट को बनाया गया, जो अपने आप में बहुत ही अलौकिक जो है इसकी सुंदरता है। तो दोस्तों हम यही खत्म करेंगे आज के इस सेगमेंट को। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे जहाँ पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था उसका जवाब बताएंगे और आपके लिए एक नया सवाल भी रखेंगे। मैंने आपसे पूछा था सरस्वती सम्मान 2018 के लिए किसे चुना गया, और सही जवाब था ऑप्शन सी, डॉक्टर शिवा रेड्डी। डॉक्टर शिवा रेड्डी जो हैं तेलुगु के प्रसिद्ध कवि हैं और उन्हें 2018 का 28वां सरस्वती सम्मान मिलेगा, उसके लिए चुना गया। यह सम्मान जो है उनके काव्य संग्रह पक्की ओती गिलीते के लिए जो है मिल रहा है, जो कि 2016 में प्रकाशित ये पुस्तक थी। अब आप कहेंगे 2016 में हुई और 2018 के लिए अवार्ड मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो सरस्वती सम्मान है इसका कॉन्सेप्ट यही है कि पिछले 10 सालों में कौन सी सर्वश्रेष्ठ कृति है और उसी के लिए ये सम्मान दिया जाता है। इस सम्मान के तहत 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र, एक स्मृति चिन्ह, ये सारी चीज़ें दी जाती है। ये जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये सम्मान का स्थापना की गई, उन्हीं के द्वारा दिया जाता है प्रतिवर्ष। 1991 में ये सम्मान का जो है स्थापना हुआ था और भारत का जो संविधान है उसके 8वीं सूची में जितनी भाषा है वो किसी भी भाषा में ये सम्मान को दिया जा सकता है। आपको बता दें 2017 में सितांशु यशचंद्र को उनके काव्य संग्रह वखार के लिए ये अवार्ड दिया गया था, जो कि गुजराती में लिखी गई थी। और अब आज का सवाल, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में कब मनाया जाता है? अपने जवाब को आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। अपने फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर आप लोग शेयर करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में बताएं, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिल जाए। साथ ही आप करंट अफेयर्स से और अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो हमारा जो करंट अफेयर्स का ऐप है, जागरण जोश ऐप, उसे आप लोग डाउनलोड करें। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेगी और देखते रहें जागरणजोश.com।